हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके क्लास 8 का हिंदी ग्रामर व्याकरण का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा, बोली और व्याकरण। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। हम अपने विचार प्रकट करते हैं। हम अपने विचार किस तरह प्रकट करते हैं? हम अपने विचार बोलकर, लिखकर और अपने दूसरों के विचारों को सुनकर अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा किससे बनी है? भाषा बनी है सार्थक ध्वनि संकेतों से। मुंह से निकली कोई भी ध्वनि अथवा कागज पर लिखी आड़ी तिरछी लकीरें भाषा नहीं कही जा सकती। अर्थपूर्ण ध्वनियां सार्थक शब्दों का निर्माण करती हैं, जिससे भाषा बनती है। भाषा द्वारा ही समाज में भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। बहुत से लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने के कारण भाषा में एक निश्चित व्यवस्था होती है। अतः भाषा की परिभाषा को हम इस प्रकार से दे सकते हैं। सार्थक भाषा सार्थक ध्वनि संकेतों की एक निश्चित व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। विचार विनिमय शब्द का अर्थ क्या होगा? विचार विनिमय शब्द का अर्थ होगा अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करना। अब हम ये कह सकते हैं कि भाषा 2 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी भाषा कहलाएगी? जब हम अपनी बात को बोलते हैं और सामने वाला सुनता है, अथवा सामने वाला बोलता है और हम सुनते हैं, उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा हम किसे कहते हैं? लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें हम संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। भाषा की इकाइयां, भाषा की प्रमुख इकाइयां वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, शब्द, वर्ण होते हैं। वाक्य क्या कहलाते हैं? जब हम बहुत सारे उपवाक्यों को मिला देते हैं तो वह एक वाक्य बन जाता है, या बहुत सारे शब्दों का संग्रह वाक्य कहलाता है। जैसे वहां एक पुतला है जो बिजली से चलता है, अर्थात वहां पर एक ऐसा पुतला है जो कि बिजली के द्वारा चलता है। उपवाक्य क्या हो जाएगा? इसमें 2 उपवाक्य जुड़े हैं। वह एक पुतला है और दूसरा क्या है? जो बिजली से चलता है। उपवाक्य क्या हो गया? जो बिजली से चलता है। और इसमें पदबंध क्या हो गया? जो बिजली से, ये पदबंध जो पूरे के पूरे पद को बांध के रखने का काम करता है, पदबंध कहलाता है। पद क्या हो गया? बिजली से। वहां पर शब्द क्या हो गए? पुतला, एक, जो, बिजली से, चलता, ये सभी शब्द हैं। और इसमें वर्ण क्या हो गए? वाह, प, ए, ज, ब, ये सभी वर्ण हो गए। अर्थात अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, वाक्यों का निर्माण करने के लिए हमें वर्ण, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य आदि की आवश्यकता होती है। और इन्हीं के सहयोग से हम वाक्यों को रचना करने का काम करते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है और शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। इसके बाद आती है उपभाषा अथवा बोली।
एक सीमित क्षेत्र और क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा अथवा बोली कहलाती है। भाषा की तुलना में बोली की साहित्यिक परंपरा छोटी है। बोली अथवा उपभाषा में किसी भी प्रकार का राजकीय कामकाज नहीं होता है। मतलब जो लोकल लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पर जो हम बातचीत करते हैं उसको हम उपभाषा या बोली कहते हैं, और लेकिन इनका उपयोग राजकीय कामकाज में मतलब ऑफिस वर्क में नहीं किया जाता है। बोली की प्रायः कोई लिपि नहीं होती। इसके विपरीत भाषा की सुदीर्घ साहित्यिक परंपरा होती है। ठीक है, सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी। इसके बाद अगला टॉपिक है वो है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा का शुद्ध रूप में बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना सिखलाता है। मतलब जब हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना समझते हैं तब हम उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण क्या होता है? एक नियमावली होती है। व्याकरण क्या होती है? एक नियमावली होती है, जिन नियमों के आधार पर हम अपनी बात को विशेष रूप से किसी के भी सामने आसानी से रख सकते हैं। व्याकरण को मुख्यतः 4 स्तरों में बांटा गया है। व्याकरण के 4 भाग होते हैं। पहला होता है वाक्य विचार, दूसरा होता है पद विचार, तीसरा शब्द विचार, चौथा वर्ण विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, वाक्यों का विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग किया जाता है। वहीं पद विचार के अंतर्गत पद रचना आदि का कार्य किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द रूप, शब्द रचना, शब्द भेद आदि का प्रयोग किया जाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनियों के उच्चारण आदि की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। हमारे भारतवर्ष में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं। हमारे भारतवर्ष में जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, क्यों जानी जाती है? क्योंकि हिंदी भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। भारतीय आर्य परिवार की भाषा क्या है? हिंदी है। यहाँ पर हमारे संविधान में अलग अलग 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई है। जैसे ये 22 भाषाएं हैं कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, कोंकणी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बंगला, नेपाली, असमिया, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली और उर्दू। ये सभी हमारी मातृभाषाएं हैं, अलग अलग, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अब राजभाषा का अर्थ वो होता है जिसमें हम राजकीय कार्य करते हैं, जिसमें हम ऑफिशियल पेपर वर्क करते हैं। 22 भाषाओं में से केवल एक हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे भारतवर्ष में बोली और समझी जाती है। हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी है। अब हिंदी का जन्म किस तरह से हुआ, हम इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि हिंदी का जन्म किस तरह हुआ। सबसे पहले हमारे यहाँ संस्कृत भाषा बोली जाती थी, उसके बाद पाली भाषा का प्रयोग होने लगा, फिर अपभ्रंश भाषा आई, फिर सौरसेनी भाषा आई, और फिर अर्धमागधी आई, और लास्ट में हिंदी का प्रयोग होना चालू हुआ। हिंदी की जननी संस्कृत को कहा जाता है। अब हिंदी की विभिन्न बोलियां कौन कौन सी हैं? हिंदी की विभिन्न बोली पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी,
पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 प्रकार की हिंदी की बोलियां हैं। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी भाषा, बघेली भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा आती है। वहीं बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी, मगही भाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी भाषाएं आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी भाषाएं आती हैं। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली भाषाएं आती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न भाषाएं कहाँ पर किस तरह से बोली जाती हैं। अब आप ये सोचें कि जहाँ जाएंगे आप, तो मान लीजिए राजस्थानी हिंदी बोली जा रही है, तो क्या होगा, वहाँ की राजभाषा जो है, राष्ट्रभाषा जो है मारवाड़ी रहेगी, लेकिन उसको हिंदी के साथ मिला दिया जाएगा। अब हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएं भी हमको देखने को मिलती हैं। हम जानते हैं कि हिंदी भाषा एक सरल भाषा है। हिंदी भाषा को बहुत आसानी से जैसा बोलते हैं वैसा लिखा भी जाता है। हिंदी का उद्गम चूँकि संस्कृत से हुआ है, इसलिए संस्कृत की सभी ध्वनियाँ जो कि उर्दू और फारसी में भी, अंग्रेजी में भी आती हैं, हिंदी में बड़ी आसानी से लिखी जा सकती हैं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत बड़ा है और हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, फ्रांसीसी आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं को अपने अंदर समाहित किए रहती है। अब इसके बाद कुछ इसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें कि मैंने आपको इस लेसन में पढ़ाया है, तो आप उसके आधार पर इन अभ्यास प्रश्नों को स्वयं से करने की कोशिश करेंगे और नहीं बनता है तो अगली क्लास में हम आपको इनके सॉल्यूशंस भेजेंगे। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो यहाँ पर दिए गए हैं, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी आप देख लें। जिनके पास पुस्तक ना हो तो वो इस वीडियो की मदद से अपने कॉपी में इस व्याकरण की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग कर लें। साथ ही इनके सही उत्तरों के भी निशान इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में लगा दिए गए हैं, तो आप लोग बड़े आराम से इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर सकते हैं और आसानी से आप अपने इस लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किन्हीं बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही अभी आपके स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन आपके ये वीडियोस आपके क्लास में अपलोड होते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी में चल सके। तो आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देख करके उसमें से समझने की कोशिश कीजिए और अगली क्लास में हम आपके पास लेके आएंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है हिंदी वर्ण व्यवस्था। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और